नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो मित्रों, आज हम जो क्लास बना रहे हैं, आपकी जो दे रहे हैं, वो है रासो साहित्य की, हिंदी के आदिकाल से। और दोस्तों, हिंदी के आदिकाल से हम हिंदी काल के सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, इन सबको करा चुके हैं कंप्लीट। सिर्फ एक रासो साहित्य रह गया है, जिसे कि उसको हम आज प्रारंभ कर रहे हैं और करीब 3 क्लासों में हम इसको भी समाप्त करा देंगे। तो उसकी आज ये रासो साहित्य की आज ये पहली क्लास जो आपके सामने समर्पित है। तो दोस्तों, रासो साहित्य आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो वीर गाथात्मक साहित्य डिंगल व पिंगल शैलियों में रचा गया, उसे रासो साहित्य कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई कि चारण कवियों द्वारा, जो कि आश्रयदाता, जितने भी आश्रयदाता कवि थे दोस्तों, सब उन्होंने रासो ग्रंथ की ही रचना मोस्टली की। तो उनकी जो रचनाएं थी वीर गाथात्मक रचनाएं थी, और अपने राजा की प्रशंसा के लिए उन्होंने उनकी बड़ी उक्ति वैचित्र्य के साथ में, यानी कि बड़ी बढ़ा चढ़ाकर और अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाएं दोस्तों की थी सारी, की वीर अपने अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे, युद्धों का वर्णन करते थे। तो वो रचनाएं ज़्यादा लिखी गई थी, जिनको कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हीं रचनाओं के, रासो ग्रंथों की रचनाओं के कारण से वीरगाथा काल का नाम, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल भी दिया था। ठीक है। तो अब सबसे पहले इस बात की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है दोस्तों कि रासो की जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। और इसके विभिन्न मत हैं, बहुत सारे मत हैं दोस्तों, और इसको जानना बहुत ही आवश्यक है कि रासो की उत्पत्ति किस शब्द से हुई या कहाँ से आया, रासो शब्द किस प्रकार से आया। तो इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने विभिन्न मत दिए हैं, जो कि इस प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गारसा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति को राजसूय यज्ञ से माना कि पहले जो राजा होते थे वो राजसूय यज्ञ किया करते थे। विक्रमादित्य बनने के लिए राजसूय यज्ञ किया करते थे। अक्सर राजसूय यज्ञ में घोड़ा छोड़ देते थे और फिर राजसूय यज्ञ किया करते थे। इस प्रकार से उन्होंने माना कि जो रासो साहित्य है वो राजसूय यज्ञ यानी राजसूय से आकर के रासो साहित्य बना, क्योंकि उसमें भी वीर गाथा ही लिखी जाती है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति को रसायन से माना। रसायन शब्द से माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और उसके प्रमाण के लिए दोस्तों उन्होंने बीसल देव रासो की एक पंक्ति है, उस पंक्ति को बताया कि वहाँ पर रसायन शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो रसायन से हुई है। और वो पंक्ति दोस्तों इस प्रकार से है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। ये है: संबत 1272, संबत 1272, मझारी शरत टूठी ब्रह्म कुमारी, नाल्य रसायन आरंभ की जेठ बुधि नवमी बुधवारी। तो दोस्तों थोड़ी सी अपभ्रंश की भाषा इसमें मिश्रित है, इस पुरानी हिंदी हम कह सकते हैं। और यहाँ पर नाल्य जो है, नरपति नाल्य, वो लिख रहे हैं बीसल देव रासो को। और उन्होंने जब ये रचना प्रारंभ की थी तो उसमें ये पंक्ति ये लिखी थी, निम्न पंक्तियों में दे रहा हूँ ये दोस्तों, बता रहा हूँ, वो पंक्ति लिखी थी। तो उसमें रसायन शब्द का प्रयोग किया था। तो इस आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो ग्रंथ की जो उत्पत्ति है वो रसायन शब्द से मानी। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो तीसरे आचार्य हुए दोस्तों वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आपको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के बारे में विस्तृत रचना लिखी है, विस्तृत वर्णना की है, और विस्तृत जानकारी आपको हमको देखने को मिलेगी। अगर आदिकाल की रचनाओं के बारे में सबसे सर्वाधिक जानकारी की बात करी जाए दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही मिलेगी। अगर सिद्धों की बात की जाए तो राहुल सांस्कृत्यायन जी मिलेंगे। तो अलग अलग परंपरा के सबसे अलग, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर्वांग आदिकाल का सर्वांग निरूपण में सर्वाधिक लिखा है, सबसे ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराई है। तो उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति को रासक से माना। ठीक है, रासक शब्द से रासो शब्द को माना, और वो यह मत जो है वो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त भी रहा। ज़्यादातर विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति को रासक से ही माना, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो मत है उसका समर्थन किया। ठीक है। तो इन्होंने भी इस रासक शब्द की उत्पत्ति के लिए जो प्रमाण दिया वो दिया प्रमाण स्वरूप अब्दुल रहमान की जो रचना है संदेश रासक, उसको बताया। तो यहाँ से अब्दुल रहमान ने जो संदेश रासक लिखी थी, उस रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति को बताया कि रासक से ही, रासक एक शब्द है जिससे कि उत्पत्ति यानी। ठीक है। और रासक एक रूपक का भेद भी है, ये किसी ने माना, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल शायद राहुल सांस्कृत्यायन ने माना, ऐसा कुछ है कि रासक जो है एक रूपक का भेद है, किसी ने माना, मैं आपको याद आएगा तो बताऊंगा। तो रासक
को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई। अब इसकी सहमति के लिए किन किन आचार्यों ने सहमति दी, तो दोस्तों वो हैं चंद्रवली पांडे, डॉक्टर दशरथ शर्मा और नंदलाल वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रासक शब्द से उत्पत्ति रासों को समर्थन दिया और उनकी सहमति जताई। चौथे हैं दोस्तों, नागरिक प्रचारणी सभा ने रासो शब्द की उत्पत्ति को रहस्य से माना, कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रहस्य से हुई है, और इसके समर्थन में कवि राजा श्यामल दास ने भी माना। यानी कि कवि राजा श्यामल दास और नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने दोनों ने ही रासो शब्द की उत्पत्ति को रहस्य से माना। आगे चलते हैं दोस्तों 5वें नंबर पर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने दोस्तों राउत शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी, राउत से मानी। और 6ठे नंबर है बिंदेश्वरी पाठक, उन्होंने माना राज यश से, राज यश राजपाठ, राज को जो यश होता है यश कीर्ति को, उससे माना। और इसके समर्थन में हरप्रसाद शास्त्री भी थे, तो हरप्रसाद शास्त्री ने और बिंदेश्वरी पाठक ने माना राज से। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से विभिन्न आलोचकों ने या समीक्षकों ने या इतिहास रचनाकारों ने रासों की उत्पत्ति को किससे माना, ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, और हिंदी से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या किसी प्रकार की बात को आप जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर मैं आपको दिया हुआ है। या पेड बैच के आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, किसी भी हिंदी की तैयारी के लिए आप चाहें तो नेट JRF हो, चाहे PGT हो, चाहे कोई भी हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि रासक शब्द की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले गार्सा तासी ने माना राजसूय यज्ञ से, और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने माना रसायन से, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना जो कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, चंद्रवली पांडे, दशरथ शर्मा, नंदलाल वाजपेयी इसका समर्थन करते हैं, नागरिक प्रचारणी ने रहस्य से माना, और कवि राजा श्यामल दास ने भी माना इस रहस्य से ही, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउत से माना। और हाँ, नागरिक प्रचारणी सभा जो रहस्य मानते हैं उसके समर्थन में दोस्तों काशी प्रसाद व जायसवाल, ये दो और अन्य आलोचक हैं जिन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा जो रहस्य से बताया उसका समर्थन करते हैं। राउत, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बिंदेश्वरी पाठक और हरप्रसाद शास्त्री ने राज्य से माना। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्तों, हम बात करते हैं रासो साहित्य की विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों रासो साहित्य की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहली विशेषता मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। अधिकांशतः रासो शब्द जो है रासो काव्य चारण कवियों द्वारा रचा गया, ये बात तो सब जानते हैं, हर जनता सब जानते हैं दोस्तों, सभी को पता है कि जो भी रासो साहित्य है वो चारण कवियों द्वारा रचा गया। दूसरी बात, इस साहित्य की सर्वाधिक रचनाएं राजस्थान में प्राप्त हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर ये प्रश्न 1-2 बार आया भी है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में और PGT वगैरह में ये प्रश्न कई बार आया, TGT में। तो ज़्यादातर जो रासो ग्रंथ हैं वो उनकी रचना कहाँ रची गई, राजस्थान में रची गई। तीसरा, आश्रयदाताओं की वीरता की प्रशंसा में अन्य गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ये बात आपको बिल्कुल सत्य है। दोस्तों आप सबको पता है कि रासो ग्रंथ में सबसे ज़्यादा आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन किया गया है, प्रशंसा का, और अतिशयोक्तिपूर्ण किया गया है, यानी बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। चौथी बात, युद्धों का सजीव वर्णन किया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, युद्धों का सजीव वर्णन है। कभी खुद युद्ध में जाया करते थे और युद्धों का सजीव वर्णन देखा, आंखों देखी, उसको फिर रचनाबद्ध किया करते थे और अपने राजा की प्रशंसा किया करते थे। पांचवा, राजाओं में रचनाकारों दोनों की ही जो थी संकीर्ण राष्ट्रीय भावना थी, यानी कि अगर राष्ट्रीय भावना की दृष्टि देखी जाए दोस्तों तो उस समय रचयिता जो कवि था उसकी भी, और जो जिसका वो जिसके वो शासन में रहता था, जिसका वो, ठीक है, जिसके दरबार में दरबारी कवि होता था, उस राजा की, दोनों की ही जो मानसिकता थी राष्ट्रीय भावना की तरफ वो संकीर्ण थी। छठी बात, रचनाओं को सामंती जीवन का ही झलक देखने की मिलती है। तो जितने भी रासो ग्रंथ है दोस्तों, उसमें अगर हम वातावरण की बात करी जाए रचना की, तो सामंती जीवन का ही झलक हमको देखने को मिलती है, क्योंकि राजाओं का आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा थी, तो सामंती दर्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद उस काल में वीर व श्रृंगार रसों की प्रधानता सबसे सर्वाधिक तो वीर रस की रही, साथ में राजाओं की और रानियों के साथ श्रृंगारिक पदों की रचना भी हुआ करती थी, तो उसके लिए वहाँ पर श्रृंगार रचना की भी प्रधानता रही। डिंगल व पिंगल शैलियों का प्रयोग किया गया। तो जो शैलियाँ जो प्रयोग हुई दोस्तों डिंगल और पिंगल रासों में बहुतायत में देखने को मिलती है। इसके अलावा ऐसा नहीं है, और भी साहित्य हैं जिनमें देखने को मिलती है, जहाँ पर लौकिक साहित्य है वहाँ पर भी पिंगल शैली के दर्शन होते हैं, लेकिन डिंगल और पिंगल शैली की बहुतायत में मिलती है। अगली बात है, प्रबंधात्मक व मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओं का
लेखन हुआ था। दोस्तों रासो ग्रंथ जो है वो दोनों प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, प्रबंधात्मक भी मिलेंगे और मुक्तक भी मिलेंगे। छंदों की अगर बात की जाए तो दोस्तों छंदों की विविधता बहुत थी, बहुत सारे छंद लिखे थे। अगर पृथ्वीराज रासो में बात किया तो करीब 76 छंदों का प्रयोग चंद्रबरदाई ने किया है। तो छंदों की विविधता बहुत पाई जाएगी, बहुत सारे छंद लिखे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम मुख्यतः छंदों की बात करी जाए तो दोस्तों मोस्टली जो रासो ग्रंथ है वो छप्पे और त्रोटक छंदों में लिखे गए हैं। ठीक है, तो प्रमुखता की बात की जाए तो त्रोटक और छप्पे होंगे। अगली बात है अत्युचित व अतिशयोक्ति अलंकारों का बहुत प्रयोग मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, बढ़ा चढ़ाकर राजाओं की प्रशंसा करना, ये तो वो हर किसी रासो ग्रंथ की बात रही, तो इसलिए अलंकार कौन से मिलेंगे, अतिशयोक्ति और अत्युचित, जो उचित नहीं है ऐसे अलंकारों को प्रयोग मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये। अगली बात है लौकिक प्रकृति व लोक अभिरुचि नगण्य थी। जो रचनाकार था उसकी लोक समाज की, जन साधारण की लोक अभिव्यक्ति जो थी वो नगण्य थी। उनको उस बात से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ राजा की प्रशंसा, राजा के युद्ध, राजाओं की वीरता, राजाओं का श्रृंगारिक वर्णन, रानियों का श्रृंगारिक वर्णन, रूप सज्जा और दरबारी, कभी दरबार से बाहर कभी नहीं निकले। उन्हें लोक समाज में, जन साधारण में क्या हो रहा है उनको कोई नहीं प्रिय रहा। उन्होंने सारे की सारी बहुतायत में प्रयोग किया, वो किया उस पर नहीं गए, लौकिक प्रकृति पर नहीं रहे। ठीक है, अगली बात है दोस्तों लोक जीवन की उपेक्षा। उन्होंने लोक जीवन की उपेक्षा भी की, क्योंकि लोक जीवन को लिखा ही नहीं तो उपेक्षा तो की जाएगी, तो नेचुरल सी बात है। तो उन्होंने लोक जीवन की उपेक्षा भी की। साथ ही कल्पना की आधिक्य, रचना में कल्पना भर के भी है, और इतनी कल्पना की है, घोर कल्पना की है दोस्तों रासो ग्रंथ में। घोर कल्पना की वजह से ज़्यादातर रासो ग्रंथ जितने भी है वो अर्ध प्रमाणिक हैं या प्रमाणिक ही नहीं है। तो उनकी प्रमाणिकता का असर भी इसी वजह से पड़ा कि कल्पना की दिखता रही। फिर वास्तविकता का अभाव रहा, वास्तविकता नहीं, सब कल्पना से गढ़ी हुई थी, तो वास्तविकता का बहुत अभाव रहा, वास्तविक बातें बहुत मैच नहीं करती। प्रकृति चित्रण का भी अभाव रहा, प्रकृति चित्रण का भी अभाव बहुत रहा, क्योंकि ज़्यादातर तो रचना युद्धों में उन्होंने खपा दी या श्रृंगारिक राजघरानों में निकाल दी, तो प्रकृति वर्णन का उन्हें समय ही नहीं मिला। और अगर प्रकृति चित्रण कहीं थोड़ा बहुत है भी तो वो भी राजाओं के साथ वन भ्रमण या वन गमन में या आखेट करने में दिखाया गया, तो प्रकृति चित्रण तो बहुत नगण्य ही है। अगली बात करते हैं दोस्तों, इस साहित्य की अधिकांश रचनाएं अर्ध प्रमाणिक हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल जी का ज़्यादातर जो रचना है वो अर्ध प्रमाणिक है ही नहीं। इसके बाद अधिकांश रचनाएं जो है विवादास्पद भी है। अधिकांश रचनाएं विवादास्पद भी, क्योंकि जो कहानियाँ हैं, जो रचनाएं कथानक लिखी गई हैं वो बिल्कुल इतिहास से मैच ही नहीं खाती, तो इसलिए विवादास्पद भी हैं। अगली बात, रचनाकार स्वयं युद्ध स्थल में जाकर सजीव युद्ध वर्णन किया करते थे। ये बात तो पक्की थी कि जो रचनाकार थे वो साथ में युद्ध क्षेत्र में साथ ही जाया करते थे, और कभी कभी तो साथ में युद्ध भी किया करते, तलवार उठाते थे, युद्ध भी किया करते थे, और शाम को कलम उठा के लिखा भी करते थे। तो युद्धों का सजीव वर्णन बहुत मार्मिक दिया है। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों रासो ग्रंथ के लिए। अगली बात, ऐतिहासिक घटनाओं के साथ रचनाओं का विषम वर्णन, यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं के साथ समसामयिक जो घटना है वो बिल्कुल मैच नहीं खाती। जो रासो ग्रंथ में जो कहानी कब लिखी गई है और प्रदर्शित कब गई है, घटना कौन सी इतिहास में कब हुई है और रासो ग्रंथ में कब लिखी गई है, यानी कि जो समय की जो घटना है दोस्तों वो बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। ऐसा अधिकतर रासो ग्रंथों में हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये लगभग मैंने 20 इनकी जो रासो ग्रंथ की जितनी भी विशेषता है दोस्तों मैंने बता दी है। लगभग इसी में सब कुछ आ जाएगा। सारी विशेषता महत्वपूर्ण है और कई बार प्रश्न आ जाता है विशेषताओं पर, कथन और असत्य कथनों पर प्रश्न बन के आ जाता है। और कई बार एक प्रश्न जो आता है स्थापना और तर्क वाला, वहाँ से भी इस प्रकार के प्रश्न उठ के आते हैं। ठीक है, तो ये रही दोस्तों विशेषता रासो ग्रंथों की। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम कुछ प्रमुख रासो ग्रंथों और उनके रचनाकारों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन हैं? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, बीसलदेव रासो, नरपति नाल परमाल रासो, जगनिक हमीर रासो, सारंगधर, विजयपाल रासो, नल सिंह, खुमार रासो, दलपति विजय। ठीक है, तो ये इसकी एक ट्रिक भी है दोस्तों। वैसे तो मेरे को ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि ये तो मुख्य रासो ग्रंथ है, तो इनकी सबके रचनाकार आपको याद रहेंगे। अब इसमें ट्रिक की तो आवश्यकता कुछ है नहीं। हाँ, जो लोग बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं और उनको याद करने में दिक्कत आती है तो उनको ट्रिक की आवश्यकता पड़ सकती है। तो वैसे इसकी ट्रिक मेरी और अन्य वीडियो मेरी पड़ी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब और थोड़ी सी बात कर ले अन्य रासो ग्रंथ। दोस्तों अन्य रासो ग्रंथ जिनकी गणना रासो ग्रंथों में नहीं होती है लेकिन वो रासो के नाम से लिखे गए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों बुद्धि रासो है जो कि जल्लड़ ने लिखी है, चंद्रबरदाई के जो पुत्र थे जल्लड़ उन्होंने लिखी है। कलयुग रासो है दोस्तों, वो लिखी है रसिक गोविंद ने। ठीक है,
और क्याम खां रासो, क्याम खां लिखी है न्यामत खां ने, जो कि जान कवि के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने लिखी है। राम रासो लिखी है समय सुंदर ने। राणा रासो लिखी है दयाल कवि या दयाल राम ने। रतन रासो लिखी है कुंभकर्ण ने। कुमार रासो लिखी है देव प्रभ सूरी ने। रतन नाम रासो लिखी है फुदम कवि यानी कि सूफी कवि देव फुदम, उन्होंने लिखी है। ठीक है, अब मैं इनके बारे में थोड़ी विशेष बात बता देता हूँ। जो इनकी गणना दोस्तों जो मैंने बाद में जो दिए हैं ये जितने रासो ग्रंथ, इनकी गणना रासो ग्रंथ में नहीं होती है। ये सभी वीर काव्य के अंतर्गत ही आते हैं तथा इनकी रचना आदि काल के उत्तर भाग तथा भक्ति काल के पूर्व काल में हुई है तथा कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जिनकी रचना भक्ति काल के मध्यकाल में हुई है। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1664 के आसपास जो हुई है वो हुई है आपकी क्याम खां रासो नियामत खां की लगभग 1600 के आसपास लिखी, यानी कि ये रचनाएं दोस्तों भक्ति काल के साथ साथ मतलब आदि काल के साथ साथ भक्ति काल तक रची गई थी। लेकिन क्योंकि इनका नाम रासो से लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको बताती, इसलिए रासो ग्रंथ के नहीं अंतर्गत नहीं आती। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, कल हम फिर मिलते हैं दोस्तों पृथ्वीराज रासो, तो जो हम पहले से पढ़ा चुके हैं। अगर आप कहेंगे मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं आपको पृथ्वीराज रासो को पुनः पढ़ा दूं। वैसे यूनिट 5 में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं पृथ्वीराज रासो। बाकी बच्चे के जो रासो है ग्रंथ हैं उन सबको मैं 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पर हमारा आदिकाल का समापन हो जाएगा। ठीक है, जय माता दी, फिर हम भक्ति काल पर चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो पर। आपका दिन शुभ रहे। प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताते रहें कि आपको वीडियो कैसी लगी।